जी हाँ, आज हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर में खड़े हैं और आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में। जानेंगे उनका समाधान। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। हेलो डॉक्टर भट्टी, सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सर यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स देखकर मैं सोच रहा था आजकल टेस्टिंग के दौरान किस तरह की बीमारियाँ या हेल्थ इश्यूज देखने में सामने आते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम ये देखें कि क्या बदलाव आया है आजकल टेस्टिंग में, तो पहले अगर हम 20 साल पहले देखें तो हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी उनका ग्राफ जैसे भारत में काफ़ी ज़्यादा था, तो उसके वो टेस्टिंग ज़्यादा हुआ करती थी। बट अभी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ग्राफ तो उतना ही है, साथ ही साथ जो नॉन कम्युनिकेबल जीवन शैली से संबंधित बीमारियां वो जैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वो वाले टेस्टिंग के ग्राफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। एंड जैसा देख भी रहे हैं, पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो उसके बाद डेफिनेटली हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिसमें ख़ास तौर पे देखें तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो कैंसर से संबंधित कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो जैसा आपने बात की लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो लाइफस्टाइल का कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। जैसे न खाने का कोई टाइम होता है आजकल के युवाओं में देखा जाए, ना सोने का कोई टाइम होता है, तो इसका कितना इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। देखिए, इम्पैक्ट तो बिल्कुल अभी हम जैसा देख ही रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से यंग हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनफैक्ट स्ट्रोक के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया कैपिटल बन चुकी है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी जो आईसीएमआर की रिसेंट स्टडी आई थी उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि इंडिया के अंदर एब्डोमिनल सेंट्रल ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, भारतीयों में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सभी फैक्टर से आपके कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी जो लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, जिसमें नंबर वन जैसा हम बात ही कर रहे हैं हार्ट डिज़ीज़, और उसके बाद अगर हम कैंसर की बात करें तो ओवरऑल इसमें लाइफस्टाइल का काफ़ी बड़ा रोल है। और लाइफस्टाइल में ख़ास तौर पे जब से हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है कि उसी तरह की हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गई है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो गया, स्लीप डिप्राइव्ड हम रहते हैं ज़्यादातर, तो ओवरऑल ये सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनमें। सर हम पर्टिकुलर डिजीज़ पर बात करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों में किस तरह की इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं टेस्टिंग के दौरान। हाँ, देखिए, आजकल जैसा कि कोई एक एज ग्रुप रहा नहीं स्पेसिफिकली, पहले हम बात किया करते थे कि 50s या 60s में आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी, पर आजकल तो हम देखते हैं जेन ज़ी में और आपके जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर भी सभी तरह की वो लाइफस्टाइल डिजीज़ की शुरुआत दिख जाती है। जब स्कूल में हम इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबीज़ होते हैं, ओवरवेट होते हैं, और साथ के साथ अगर हम देखें उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होते हैं, प्री हाइपरटेंसिव होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं। अगर वो ठीक से उसको मॉनिटर ना करें तो वो जब तक 25 की एज तक पहुंच चुके होते हैं तब तक वो डायबिटिक हो जाते हैं, तब तक वो हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। तो आजकल छोटी एज से ही जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो शुरू हो चुकी है। हमने युवाओं की बात कर ली, हमने बच्चों की बात कर ली। अब मैं अपने हमारे परिवार और हमारे समाज की बैकबोन कही जाने वाली महिलाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। उनमें समय के साथ साथ किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है। देखिए, ख़ास तौर पे अगर हम महिलाओं में देखें, विमेन में तो जैसे भारत के अंदर ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन है, सर्विकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि इस बार के बजट के अंदर आपका जो एचपीवी वैक्सीन का है उसका प्रावधान भी रखा गया है कि 9 to 14 ईयर्स की हमारी जो गर्ल चाइल्ड है उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए, ख़ास तौर पे महिलाएं डेफिनेटली अपने हेल्थ को लेके उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, बट हेल्थ को लेके ज़्यादातर आप ये देखिए जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी हैं वो स्टेज 3 या 4 में ही ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं। और अब हम यहाँ भी बात करें डायग्नोस्टिक सेंटर्स की भी, तो जो मैमोग्राफी वगैरह होती है वो काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो कैंसर सबसे ज़्यादा अभी भारत के अंदर सर्विकल एंड ब्रेस्ट कैंसर है, उनको हम जितना अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे तो उतना ही जल्दी उनको ठीक तरीके से हम 100% क्योर कर सकते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इलनेस के बारे में आपसे समझ चाहता हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए मेंटल हेल्थ के बारे में जैसा पोस्ट कोविड गवर्नमेंट का भी इस तरफ थोड़ा ध्यान गया था और इसके लिए स्पेसिफिकली बजट एलोकेट किया था और टेली मानस करके एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ ही महीनों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कॉल्स आई थी। भारत के अंदर मेंटल हेल्थ को लेके अभी भी थोड़ा लोग रिलक्टेंट रहते हैं और ज़्यादातर ठीक है, फिज़िकल हेल्थ को लेके अवेयरनेस है, बट मेंटल हेल्थ को लेके अभी भी अवेयरनेस नहीं है। अगर यहाँ भी हम बात करें तो डेफिनेटली एंग्जाइटी डिप्रेशन के जिस तरह के हम देख रहे हैं केसेस, क्लिनिकल डिप्रेशन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से आपका रिलेटेड है ही, जैसा स्लीप डिप्रिवेशन का उसमें एक काफ़ी बड़ा रोल है। और अगर ओवरऑल बात करें हमारी डाइट से लेके सभी चीज़ों का, तो अभी मैं समझता हूँ जितना मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर काम होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। अभी देखते हैं इस बार के यूनियन बजट में अगर उसके लिए कुछ और स्पेशल बजट एलोकेट हो, ताकि कुछ और अवेयरनेस के प्रोग्राम उसके ऊपर किए जा सकें। जी। कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। अब तो हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती उम्र में ही नहीं, कम उम्र के लोगों में भी होने लगी है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए अभी रिसेंटली अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो कोलेस्ट्रॉल को लेके गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज़ किया है, क्योंकि ये अभी तक हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, तो ख़ास तौर पे जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के अंदर लिपिड प्रोफाइल में मेन कल्प्रिट देखें हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा गाइडलाइंस में रिवाइज़ किया है कि पहले 130 के करीब कहते थे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को रखना है जिसको कोई और दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है, बट अभी उसको 100 कर दिया था, पर अभी और उसको नीचे कर दिया है कि आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो आपको एलडीएल 100 से नीचे रखना है, और अगर आपको कोई पहले से लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो आपको अपना एलडीएल 70 से नीचे रखना है। तो उसमें एक तो ये गाइडलाइंस में चेंज आया है। दूसरा ये है कि आप अब नॉन फास्टिंग सैंपल भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले हम पेशेंट को बोलते थे 12 आवर्स फास्टिंग के लिए, बट अभी एक रैंडम सैंपल भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे ओवरऑल रीडिंग में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ते हैं, बट हाँ भारतीयों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसके कोई सिम्टम आते नहीं है और उसको कोई मॉनिटर करता भी नहीं है, और अगर बढ़ा हुआ है तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, तो आई थिंक वो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, एक तो फैटी लिवर और एक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए या आपके हेल्थ केयर एक्सपर्ट आपको एडवाइस करेंगे। अगर उससे नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर फैमिली भी हिस्ट्री होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, लाइफस्टाइल ठीक भी होती है, तो उनको शायद मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, बट ओवरऑल डेफिनेटली इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का काफ़ी बड़ा रोल है। अच्छा, स्लीप डिप्राइव भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक वर्किंग आदमी पे ऑफिस का प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स पर स्टडी का प्रेशर होता है, कट थ्रोट कंपटीशन का प्रेशर होता है, तो ऐसे में लोग अपनी स्लीप के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उसका क्या असर होता है उनकी हेल्थ पर? देखिए स्लीप को लेके जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, और कई बार हम इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, मैं 3 घंटे सोता हूँ, तो वो डेफिनेटली हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। और जैसा हम देख भी रहे हैं आजकल डिमेंशिया, अल्जाइमर, और इसमें कोरिलेशन दिखाया है कि अगर आप लंबे समय तक स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं तो आपको इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है। और डेफिनेटली अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपके अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो भी प्रोग्रेस जल्दी होती है, जैसा कि आप डायबिटीज़ ले लीजिए, आप हाइपरटेंशन ले लीजिए। तो स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक आपको सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना ज़रूरी है। कुछ उसमें चीज़ें होती है जिनको ध्यान रखना, कि आप सोने से एटलीस्ट 2 या 3 घंटा पहले अपना डिनर ले लें, और कॉफ़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपको स्टिमुलेट करती है, आपकी नींद को अफेक्ट करती है। स्क्रीन टाइम अपना रात को मिनिमाइज़ करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे, आपको अपना एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है।
6 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है लेना, और जैसा आजकल देख भी रहे हैं कि लोग कितना स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो डेफिनेटली स्लीप डिप्रिवेशन का हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे, पोस्ट कोविड प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर लोग कितना जागरूक हुए हैं? हाँ, देखिए पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो प्रिवेंशन वाले या प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस बड़े हैं। प्री कोविड अगर हम देखें तो अराउंड 5-6% के करीब वेलनेस टेस्ट या प्रिवेंटिव टेस्ट का कंट्रीब्यूशन था, जो लगभग अभी 20% के करीब हो गया है। Okay. तो डेफिनेटली लोग अवेयर तो हुए हैं इस तरफ, बट अभी भी थोड़ा सा चैलेंज है कि राइट टेस्ट नहीं कराते हैं लोग। बट हाँ, डेफिनेटली अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है और प्रिवेंटिव लोग अभी अपनी तरफ से करवाते हैं। शहरों में अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं हमारे पास, पर जब हम रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा। हाँ, देखिए टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात करें, सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो डेफिनेटली वहाँ पर बेसिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ तो है, बट अगर हम स्पेशलाइज्ड या सुपर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की बात करें तो वो हमारे छोटे शहरों के अंदर नहीं है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर सिर्फ बेसिक सुविधाएं हैं, बट जो मेन एडवांस्ड अगर आपको किसी भी तरह की डायग्नोस्टिक की या अदर हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो उनको फिर बड़े शहरों के अंदर जाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ इस तरफ अभी गवर्नमेंट का इस तरफ रुझान है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इस तरह का प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पर भी उस तरह की हेल्थ केयर सुविधाएं दी जाए। एक और डिज़ीज़ गट हेल्थ के बारे में बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन्स काफ़ी चलाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा। हाँ, देखिए गट हेल्थ को लेके काफ़ी डाइजेस्टिव इश्यूज़ को लेके उतना ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है। ओवरऑल अभी जितनी भी नई तरह की रिसर्च आ रही है उसमें काफ़ी तरह से हमारे माइक्रोबायोम को लेके बात चल रही है, एंड गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम गट ब्रेन एक्सिस की बात करें कि तो ओवरऑल आपके सभी तरह के जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उस पे अफेक्ट करती है आपकी गट हेल्थ। सबसे बड़ा उसमें कारण है, एक तो जैसा कि हम एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स का जैसे ओवर द काउंटर भारत के अंदर इस्तेमाल होता है, तो वो आपकी गुड बैक्टीरियाज़ को किल करती है। हमारी अगर ओवरऑल डाइट के अंदर भी देखें तो डाइट के अंदर अभी जंक फास्ट फूड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो भी ओवरऑल आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जिससे हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गई है, एंड गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना मूवमेंट करेंगे तो वो सब और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जो नींद है। आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करेगी। ज़्यादा हमारे खाने के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हम एक ही तरह की चीज़ें बार बार खाते हैं। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कम करते हैं जो कि हमारे लिए गुड बैक्टीरिया हमारी गट हेल्थ के लिए। तो इन सब चीज़ों की कमी होने की वजह से ऑलरेडी आजकल हम देखें तो जो एसिडिटी, ब्लॉटिंग वगैरह और ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे इस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स का रहता है। फिज़िकल फिटनेस का कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है, बट बैलेंस डाइट के साथ नहीं हो पाता। या तो हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं और उस हिसाब से डाइट इंटेक नहीं होता है, या डाइट इंटेक ज़्यादा होता है और एक्सरसाइज उस हिसाब से नहीं होती है। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे किया जा सकता है? देखिए ज़्यादातर अगर हम देखें तो अब हमारी जो टेस्टिंग भी होती है ज़्यादा, तो इसमें मैक्सिमम तो ओवर ईटिंग मुझे लगता है शहरों में लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा है। अगर गाँव में देखें, छोटे शहरों में देखें तो डेफिनेटली वहाँ मल न्यूट्रिशन है, वहाँ पे डेफिशिएंसीज मिलेगी। पर शहरों के अंदर तो सभी चीज़ें बढ़ी हुई होती है, मतलब एब्डोमिनल ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक है, सभी चीज़ें। तो डाइट कैलोरी कंज्यूम तो करते हैं बट ठीक तरह की कैलोरीज नहीं है। और एक्सरसाइज का जैसे आप बता रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज भी लोग ज़्यादातर करेंगे तो एक तरह का, जो वॉक कर रहे हैं वो वॉक ही कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं वो योगा ही कर रहे हैं। और अभी एक जो रिसेंट ICMR एक जो स्टडी आई थी लैंसेट की, उसमें भी स्पेसिफिकली बताया कि भारतीय काफ़ी इनएक्टिव है, और ख़ास तौर पे अगर विमेंस की बात करें
60% के करीब विमेन इनएक्टिव है, क्योंकि उनको लगता है वो घर का काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में शामिल हो जाएगा। तो सही तरह की एक्सरसाइज भी नहीं है। देखिए एक्सरसाइज भी साइंटिफिक तरीके से कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, क्योंकि भारतीयों के अंदर पुअर मसल हेल्थ है, तो आपको थोड़ा वेट लिफ्टिंग भी करना है, आपको कार्डियो भी करना है, आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है कि जैसे जॉइंट पेन और अगर हम देखें लोअर बैक एक नेक प्रॉब्लम ये काफ़ी बढ़ गई है, तो एक्सरसाइज हॉलिस्टिकली होनी ज़रूरी है। एंड डाइट की भी जहाँ तक बात करें, डाइट में हमारे भारतीयों में ज़्यादा कार्ब्स का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। तो अभी जैसे ICMR और NIA की गाइडलाइंस आई थी, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ज़रूरी है कि हम सभी तरह का डाइट के अंदर चीज़ों का हमारा मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, गुड फैट्स। बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। लोगों को लगता है कि हमारे डाइट से कोई चीज़ विटामिन्स की कमी हो रही है तो हम उनको सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर लेंगे। तो सप्लीमेंट्स को लॉन्ग टर्म में लेने से किस टाइप के हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं? देखिए जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है और सप्लीमेंट्स है, वो कई बार कई तरह की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते, तो कई बार उनकी ऑथेंटिसिटी को लेके कुछ क्वेश्चन मार्क रहते हैं। और सप्लीमेंटेशन का ये है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने दिए हैं तो आप ले सकते हो। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि विटामिन D एंड B12 डेफिशिएंसी रहती है काफ़ी ज़्यादा, वो हम भी जब रिपोर्टें सभी की ज़्यादातर लो मिलती है, तो वो अगर आपको कुछ समय के लिए आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप ले सकते हैं। पर अदरवाइज़ ओवर द काउंटर आप लंबे समय तक किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लिवर किडनी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। तो बेटर है अगर आप सप्लीमेंटेशन लें तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर बात करें। जो बुज़ुर्ग या जो लोग डायग्नोस्टिक सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या कोई सर्विस अवेलेबल है? हाँ देखिए, जो एल्डरली लोग हैं और वैसे भी अगर हम बात करें तो आजकल लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि ब्लड कलेक्शन तो उनके घर से ही हो जाए, तो वो होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी तो अवेलेबल है। और ख़ास तौर पे अगर एल्डरलीज़ की बात करें तो एक्सरे, ECG और इस तरह की जो बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विसेज है वो घर पर हो जाती है, तो वो आराम से उनको प्रोवाइड करते हैं, की जा सकती है और हम करते भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए टाइम टू टाइम किस तरीके के टेस्ट या जांच हमें कराते रहना चाहिए? हाँ देखिए, जांच से ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखें। और कुछ बेसिक टेस्ट हैं जैसे कि आप अपनी 20 से शुरू कर सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया और ब्लड शुगर लेवल, ताकि आप अपने रिस्क फैक्टर जान लें। और अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो कुछ एडवांस टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट कराने से पहले एटलीस्ट आप अपने एक बार डॉक्टर से मिल लें, अपनी हिस्ट्री बताएं, क्योंकि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक कुछ डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं। फीमेल्स में जैसे पेप्समियर टेस्ट करना ज़रूरी है। और जब आप 30s में पहुंचते हैं उस समय एक डिफरेंट तरह का प्रेशर होता है आपके ऊपर, आप मैरिड लाइफ भी है आपकी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो वहाँ पर कुछ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो कुछ एडवांस टेस्ट जैसे इको TMT ये सब कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड आपकी फैमिली में कोई इशू है, आप जिम वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप कोई मैराथन के लिए जा रहे हैं, हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी के लिए, तो उससे पहले आप ये तो चेक कर लें कि आपका हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं। जैसे यंग हार्ट अटैक आजकल हम देख रहे हैं ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए और इस तरह से, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को रूल आउट कर लें। आपका डॉक्टर बोलता है कि आप फिट हैं, तब आप ऐसी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी में आप इनरोल हों। फीमेल्स के लिए पैप्समियर और HPV DNA उसमें ऐड हो सकता है बाद में। मेल्स के लिए आफ्टर 45 प्रोस्टेट कैंसर के जैसे मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक रूटीन ब्लड टेस्ट PSA से उनको स्क्रीन किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है। और अगर मेल्स के अंदर हाई रिस्क हिस्ट्री है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, स्मोकिंग, तो उनको CT कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं उसको टाइमली रूल आउट करके उसको इंटरवेंशन किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक स्क्रीनिंग करानी ज़रूरी है। और साथ के साथ ब्लड टेस्ट के साथ ज़रूरी है कि एक अल्ट्रासाउंड अपना पूरा पेट का करा लें, जिसमें मेजर आपके ऑर्गन्स है, लिवर, किडनीज़ और इन सभी की स्क्रीनिंग उसमें हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर भाटी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।